हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। जी हाँ प्यारे 10th क्लास के विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ आप सभी होनहार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता है। तो आइए मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर करतल ध्वनि के साथ। करतल ध्वनि समझते हो ना, तालियों के साथ। और एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि हम अपनी व्याकरण का अंतिम टॉपिक आज करने वाले हैं। बाकी हमने सभी जितने भी आपके कोर्स में टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए हैं। अंतिम टॉपिक वाक्य भेद, समझ गए? अब आपने जो जो भी कहा था, जैसे राजीव का मैसेज आया था कि मैडम सतत विकास पर निबंध लिखिए, निबंध लेखन पढ़ लिया आपने। सतत विकास का जो निबंध आपके सामने आया है, वीडियो पर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे निबंधों को आप शामिल हो सकते हैं। उसमें वैज्ञानिक आविष्कार आ जाए या और भी कई बहुत सारे, मतलब तकनीकी विकास से रिलेटेड। सतत विकास मतलब निरंतर विकास होता है, सतत का अर्थात निरंतरता। तो उसमें आप कई तरह के निबंधों को और भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री ही प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्राप्त होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। एक प्रश्न पूछूं सबसे पहले आपसे, क्या आप जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं? ओके, क्या आप जानते हैं शब्द किसे कहते हैं? ओके, एक और क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं? अब आप सोच रहे होंगे समझदार बच्चे जो हैं, मैम आपने वाक्य की परिभाषा बता दी है। कैसे? ऐसे कि वर्ण से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। और वाक्यों में होते हैं उद्देश्य और विधेय। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं उद्देश्य जा रहा हूं विधेय। रचना के आधार पर अर्थात सिर्फ बनावट के आधार पर, कि उनकी रचना में मतलब बनावट में उनका अंतर आ जाता है लेकिन अर्थ उनका वही रहता है। सरल से संयुक्त किया जाए या संयुक्त से मिश्र किया जाए, अर्थ उनका वही रहेगा, बस बनावट या रचना में फर्क आ जाता है। ये 3 वाक्य होते हैं। आशा है शायद, अच्छा शायद नहीं, ओके, आई होप आप सभी ने तीनों प्रकार के वाक्य पहले भी पढ़े होंगे। पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तब भी अच्छी बात है क्योंकि अब पढ़ रहे हैं आप लोग। तो आइए चलते हैं वाक्य की परिभाषा की तरफ और जानते हैं कि आखिर वाक्य किसे कहते हैं। आइए, जब भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से अपने भाव और विचारों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से हम करते हैं वही तो वाक्य कहलाते हैं। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों या पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है। वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या पूरा वाक्य बनाते हैं या एक मैसेज प्रकट करते हैं, अर्थात सार्थक शब्दों के मेल से बने वाक्य कहलाते हैं और वाक्य का अपना एक अर्थ होता है। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अतः ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा और पूरा अर्थ प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो पूरा अर्थ भी प्रकट कर सके और व्यवस्थित भी हो। कौन कौन सी बातें होती हैं वाक्य में? ध्यान से सुनिए। वाक्य की रचना शब्द और पदों, अच्छा ठीक है, एक और मैं बात बता दे रही हूं, आपने पद परिचय पढ़ा है ना? पद परिचय वीडियो देखा होगा आपने, तो पद क्या होते हैं और शब्द क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी एक बार और मैं याद दिला देती हूं कि कोई भी शब्द पद कब कहलाता है, कोई भी शब्द पद जब कहलाता है जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है। इसलिए शब्दों को बार बार पदों भी लिखा है ब्रैकेट में। ठीक है, तो वाक्य की रचना शब्दों या पदों के योग से बनती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है।
वाक्य किसी ना किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। जैसे एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति कहता है सफेद जूते, अब सफेद जूते क्या है, अर्थ नहीं समझ में आ रहा, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता। हाँ, क्योंकि यहां पर किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता है। जबकि आ जाए कि मुझे सफेद जूते खरीदने हैं, तो ये एक सेंटेंस हो जाएगा। तो ये एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहां सफेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्टतः एकदम क्लियर है कि वो क्या चाहता है। क्लियर हुआ? वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। प्रत्येक वाक्य के दो खंड अथवा अंग होते हैं सॉरी कर्ता और क्रिया। कर्ता मीन्स जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, क्रिया मीन्स जो कार्य किया जाता है। कर्ता और क्रिया के विस्तार को उद्देश्य और विधेय कहा जाता है। उद्देश्य, वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य कहलाता है। जैसे मोहन बाजार जा रहा है, तो यहां पर कर्ता है उद्देश्य। देखो, वाक्य में कर्ता या उसके विस्तार जिस व्यक्ति का वस्तु के बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब इसके बारे में ही कहा जा रहा है ना, तो कर्ता कौन है यहां? मोहन। तो मोहन क्या हुआ? उद्देश्य। इस वाक्य में जो कुछ भी लिखा गया है वह मोहन के विषय में है, इसलिए वाक्य में मोहन ही उद्देश्य है, कर्ता ही उद्देश्य है। इतना ध्यान रखो। विधेय क्या होता है? वाक्य में कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जैसे मोहन बाजार जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में। मोहन क्या है? उद्देश्य। अब उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है? बाजार जा रहा है, तो बाजार जा रहा है विधेय होगा। कर्ता उद्देश्य होता है और क्रिया विधेय होती है। मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है। इस बात को पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। वाक्य का शेष अंश बाजार जा रहा है मोहन के बारे में कहा गया है, इसलिए इस वाक्य का विधेय है बाजार जा रहा है। जैसे देखो, और क्लियर हो जाएगा आपको। शीला गाना गा रही है। महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता थे। हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब उद्देश्य क्या है? कर्ता, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, और यहां पर क्रिया हो रही है, तो क्रिया ही विधेय है। अर्थात जो उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है क्रिया ही होती है, तो वही विधेय कहलाती है। अब देखो, वास्तव में केवल क्रिया ही विधेय कही जाती है और क्रिया का कर्ता उद्देश्य। किंतु जो शब्द उद्देश्य और विधेय की विशेषता प्रकट करते हैं और उनके अर्थ में वृद्धि करते हैं, उन्हें विस्तारक कहते हैं। उद्देश्य क्या है? कर्ता। विधेय क्या है? कर्ता के बारे में जो बात की जा रही है। अब यहां लिखा है कि जो विधेय की विशेषता प्रकट करते हैं, उनके अर्थ में वृद्धि करते हैं, उन्हें विधेय कहते हैं। जैसे मान लो लिखा है काली गाय घास चरती है। काली गाय सिर्फ चरती है तो विधेय है, लेकिन घास चरती है काली गाय, तो यहां पर आ जाता। उद्देश्य के विस्तारक उद्देश्य के अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए जो शब्द अथवा वाक्यांश उसके साथ जोड़े जाते हैं वे उद्देश्य विस्तारक कहलाते हैं। जैसे काली गाय घास चरती है, कमल का भाई राम अच्छा व्यक्ति है, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। इसमें गाय, भाई, शर्मा जी उद्देश्य है। काली, कमल, पड़ोस में रहने वाली, ये तीनों क्रमशः उनमें वृद्धि करने के कारण उद्देश्य के विस्तारक हैं। ठीक है, ऊपर के वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ने पर पता चलता है कि विशेष उद्देश्य विस्तार शब्द प्रायः विशेषण, संबंध कारक या विशेषण वाक्य होते हैं। प्रथम वाक्य में काली शब्द विशेषण है, दूसरे वाक्य में कमल शब्द कारक है और पड़ोस में रहने वाले वाक्यांश हैं जो कि विशेषण की तरह प्रयुक्त हुआ है। विधेय के विस्तारक, विधेय के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द विधेय विस्तारक कहलाते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, भावेश परिश्रमी है, राघव खाकर सो जाएगा, विदेशियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ऊपर लिखे गए वाक्यों में जैसे दौड़ रहा है, जाएगा, कर दिया, ये तीनों तो विधेय हैं, तथा तेज, परिश्रमी, खाकर, भारत पर आक्रमण, ये विधेय विस्तारक है। मतलब जो उद्देश्य तो समझ गए, करता है, विधेय है क्रिया,
क्रिया के रूप में जो विस्तार हो रहा है, मतलब विधेय के रूप में जो विस्तार हो रहा है उसकी और विशेषता बताई जा रही है, वो विधेय विस्तारक कहलाते हैं। इनमें तेज क्रिया विशेषण, परिश्रमी पूरक, खाकर पूर्वकालिक क्रिया, भारत पर अधिकरण कारक और आक्रमण शब्द कर्म है, यही विधेय विस्तारक है। विधेय मतलब जो कर्ता के बारे में बात की जा रही है, विधेय हो गया। और जो विधेय की विशेषता या विधेय के गुण या विधेय की मतलब स्पष्ट रूप से कुछ खासियत बताई जाती है, वो विधेय विस्तारक कहलाते हैं। समझ आया? अब देखिए, हम चलते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। जैसा अभी बताया मैंने, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल या साधारण, जटिल या मिश्र, संयुक्त या यौगिक। याद रखना इनको। सरल को साधारण भी कहा जाता है, मिश्र को जटिल भी कहा जाता है, संयुक्त को यौगिक भी कहा जाता है। समझ में आया कि ये है सरल या साधारण वाक्य, जटिल या मिश्र वाक्य, या संयुक्त या यौगिक वाक्य। अब सरल या साधारण वाक्य क्या? जिनमें एक कर्ता और एक क्रिया होगी। जैसे राजीव स्कूल जाता है, या मोहन कक्षा 10वीं में पढ़ता है, या यशपाल 10वीं का अच्छा छात्र है। ठीक है, तो साधारण वाक्य हैं ये। जटिल या मिश्र या संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य की हम बात करें तो संयुक्त वाक्य जो है वो सरल वाक्यों से मिलकर बनता है, और जब मिलकर बनते हैं तो उनमें कुछ योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसकी बात कर रहे हैं हम। इसमें योजक शब्द होते हैं, कंजक्शंस आपने पढ़े होंगे। योजक शब्द होते हैं इनमें, जिनको समुच्चय बोधक भी कहते हैं। ठीक है, कंजक्शंस जिनको अंग्रेजी में कहते हैं। तो जो सरल या साधारण वाक्यों से मिलकर बनते हैं उनको संयुक्त या यौगिक वाक्य कहते हैं, और कुछ योजक शब्द से मिलकर बनते हैं। योजक शब्द कौन कौन से होते हैं? और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, या, अथवा, यद्यपि, तदापि। सो मैनी वर्ड्स आर देयर। मतलब जो जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए भी है ना, परंतु, लेकिन, सब कुछ, किंतु, परंतु, लेकिन, सब कुछ आएगा। विरोध में भी बता सकते हैं, जैसे मैं जाऊंगा या तुम जाओगे। इसमें मतलब मैं जाऊंगा एक सरल वाक्य है, तुम जाओगे दूसरा सरल वाक्य है, दोनों को जोड़ा है, मैं जाऊंगा या तुम जाओगे। तो ये या जो है वो योजक शब्द है, दोनों वाक्यों को तो जोड़ने का काम कर रहा है। उसका अर्थ भले ही है कि कुछ ऑप्शनल है कि या तो मैं जाऊंगा या तुम, लेकिन है वो योजक शब्द। तो संयुक्त वाक्य इसी तरह के होते हैं। मिश्र वाक्य होते हैं, उनमें वाक्य तो 2 हो सकते हैं, लेकिन उनको तोड़कर हम स्वतंत्र वाक्य में नहीं बदल सकते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य सरल वाक्यों से मिलकर बनते हैं, अर्थात संयुक्त वाक्यों को तोड़कर सरल वाक्य बन सकते हैं। ठीक है, ये इनसे मिलकर बनते हैं तो इनको तोड़कर ये भी बन जाएंगे। समझ रहे हो आप? लेकिन जटिल या मिश्र जो वाक्य रहते हैं उनको तोड़कर सरल वाक्य नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि वो दोनों इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल वही देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उद्देश्य कर्ता, विधेय क्रिया, एक कर्ता या एक क्रिया तो एक उद्देश्य या एक विधेय, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे राम बाजार जा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में राम तथा पुस्तक कर्ता है तथा जा रहा है तथा पढ़ रहा है क्रिया है। तो एक ही कर्ता तथा एक ही क्रिया होने के कारण ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य में कर्ता क्रिया के अलावा कर्म तथा उसके पूरक भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे राहुल पढ़ा, कर्ता क्रिया, राहुल पढ़ रहा है, कर्ता क्रिया विस्तार, विधेय हमने देखा था ना, पड़ोस में रहने वाला राहुल पढ़ रहा है, विस्तार कर्ता, क्रिया का भी विस्तार है। राहुल ने पुस्तक पढ़ी, कर्म और क्रिया। राहुल ने मित्र को पुस्तक दी, कर्ता कर्म, कर्म क्रिया। राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, कर्ता कर्म, विचार विस्तार, ये सब। अब है यहां पर मिश्र वाक्य जो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है,
जिनको अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों। आश्रित उपवाक्य क्या? जो उस पर डिपेंडेंट हो। आश्रित मीन्स किसी पर आश्रित रहना, किसी पर निर्भर रहना, किसी पर डिपेंडेंट रहना। तो उनका अपने आप तोड़कर स्वतंत्र वाक्य नहीं बनेगा, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उन्हें जटिल या मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। अब हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि वह कौन सा क्षेत्र है, एक अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है क्या? नहीं है। तो ये वह कौन सा क्षेत्र है, वह कौन सा और जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा है, तो ये दो वाक्य, लेकिन ये एक दूसरे पर निर्भर है। ना तो इसके बिना इसका कोई अस्तित्व है, ना ही इसके बिना इसका कोई अस्तित्व है। मतलब ये निर्भर है दूसरों पर। गहन से गहन संकट हो फिर भी वह हंसता रहता है। फिर भी जुड़ा है लेकिन अलग नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि गहन से गहन संकट हो, वाक्य पूरा है। आप कहोगे हाँ गहन से गहन संकट, तो क्या प्रश्न आ जाएगा, क्या, कौन, इस तरह से। तब भी वह हंसता रहता है, या हम कह दें फिर भी वह हंसता रहता है। आप कहोगे कौन, नहीं है अपने आप में पूर्ण वाक्य। जटिल या मिश्र वाक्य आश्रित वाक्य भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका तोड़कर स्वतंत्र वाक्य या सरल वाक्यों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब देखो यहां पर उपवाक्य की बात की जा रही है कि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि मिश्र वाक्य जो है वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ध्यान से सुनना, आश्रित उपवाक्य क्यों कहलाता है? क्योंकि उसका अपने आप में कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, वो तोड़कर स्वतंत्र वाक्य या सरल वाक्यों में परिवर्तित नहीं होते। इसलिए मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, एक संज्ञा, एक विशेषण और एक क्रिया विशेषण। मतलब संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य किसमें रहते हैं? ये मिश्र वाक्य में। क्यों? क्योंकि मिश्र वाक्य ही आश्रित उपवाक्य होते हैं, इसलिए इनमें 3 होते हैं, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। अब देखो, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। तो संज्ञा उपवाक्य जो रहते हैं उनमें हमें यह समझ में आता है कि जहां की है वहां संज्ञा उपवाक्य होता है। मतलब की जो है, छोटा की, वो संज्ञा उपवाक्य को आइडेंटिफाई करने का कीवर्ड्स हो गया, अपने पास कीवर्ड हो गया। इस वाक्य में वह मुंबई जा रहा है वाक्य संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य बहुधा प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़े रहते हैं। बहुधा मतलब प्रायः, अधिकतर वो जुड़े रहते हैं की से। तो जहां कहीं भी की और संज्ञा हो तो वहां पर आप कह देना कि यह संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य क्या है? जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। विशेषता ही तो बता रहे हैं किसकी? वह व्यक्ति, मतलब जो अपने प्रधान वाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है, विशेषता बताई है, विशेषण उपवाक्य है। इस वाक्य में जो परिश्रमी होता है वाक्य पहले उपवाक्य व्यक्ति का विशेषण होने के कारण विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम जो और उसके विभिन्न रूपों जैसे जिसके, जिन्होंने, जैसे नहीं कहते जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, लोकोक्तियां और मुहावरे टाइप इस विशेषण वाक्य में आ जाते हैं जहां पर विशेषता बताई जाती है। क्रिया विशेषण जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्योंकि हम पहले वीडियो में भी आपने देखा है ना, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भी हमने भेद पढ़े थे, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक पढ़े थे ना, और रिमाइंड कर लेंगे आप। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनकर आता है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था, जब, तब ऐसे आश्रित हैं। इस वाक्य में मैं घर पर नहीं था मुख्य उपवाक्य है तथा जब तुम मेरे घर आए क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके 5 भेद होते हैं, कालवाचक,
स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और एक और कौन सा होता है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक। ओके, तो यहां पर काल सूचक या कालवाचक, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी या ज्यों ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल आरंभ हो गया। कालवाचक में समय का होता है, काल मतलब समय। तो जब भी कालवाचक की हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था जब हम क्रिया विशेषण या विशेषण पढ़ रहे थे, कि काल में हम कर सकते हैं प्रश्न कब। कब मतलब समय की ओर सूचक करेगा, जो समय के बारे में हमें बताएगा वो कालवाचक होता है। ठीक है, जैसे जब मैं घर पहुंचा तब, कोई कहेगा कब? जब मैं घर पहुंचा तब। स्थानवाचक में जगह है, कहां? जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं, जिधर हम जा रहे हैं उधर तुम आज कोई नहीं आ गया। तो ये मतलब स्थानवाचक मतलब कहां, जहां पर स्थान के बारे में पता चले। रीतिवाचक में कैसे, आपको वैसे करना चाहिए जैसे मैं कहता हूं। तो कैसे करना चाहिए? अरे भाई जैसे मैं कहती हूं वैसे करो, वैसे पढ़ो। बच्चे वैसे करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। परिमाण, परिमाण मतलब नाप तौल वाली बात हो रही है। उसने जितना, परिमाण में मतलब कितना, क्वांटिटी की बात हो रही है। उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। परिणाम, परिणाम मतलब पता ही आपको कि यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती, मतलब पास्ट टेंस में चला जाता है कि यदि ऐसा होता, क्योंकि परिणाम कब पता चलता है? जब हम कार्य कर चुके होते हैं। तो यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। वह जरूर परिश्रम करेगा ताकि अच्छे अंक ला सके, फ्यूचर में भी होगा। परिश्रम करेगा पास्ट है, ताकि अच्छा अंक ला सके या अच्छे अंक ला सके। वह इसलिए आएगा ताकि आपसे बात कर सके, आएगा। अब चलते हैं हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य बहुत इजी है, जो सरल वाक्यों से मिलकर बनते हैं, जो योजक शब्दों की सहायता से बनते हैं। योजक शब्द होते हैं और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, या, अथवा, यद्यपि, बहुत सारे। कंपाउंड सेंटेंस, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कहते हैं। संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। ये समानाधिकरण वाक्य भी कहलाते हैं। कोई आपसे कह सकता है कि समानाधिकरण वाक्य कौन से होते हैं? ओह, आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। यही है, संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य ही समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं। इसमें समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक को मैंने अभी क्या बताया था आपको? योजक शब्द। अव्यय का प्रयोग संयोजक रूप में, संयोजक मतलब जोड़ने वाले के रूप में, विभाजक के रूप में भी, विरोधर्शक के रूप में भी, परिमाण बोधक के रूप में भी होता है। समुच्चय बोधक अलग करने में कि या तो मैं या तो तुम, ऐसा भी हो सकता है। मैं और तुम जोड़ने में भी हो सकता है। विरोधर्शक, ठीक है, तुम जाओ नहीं तो मैं भी, तुम नहीं मत आओ नहीं तो मैं भी नहीं आऊंगा। इस तरह से विरोध का सूचक। परिणाम कि उसने ऐसा किया और तुमने वैसा किया। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चली। अब ये संयोजक है, जैसे ही उसने सीटी बजाई वैसे। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं? विभाजक है कि पहले आराम करोगे या ये होगा। मैं आपका काम अवश्य कर देता लेकिन क्या करूं, व्यस्त हूं। विरोध, कर तो देता लेकिन सॉरी, उसने बहुत मेहनत की थी इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। परिणाम। अब है वाक्य रूपांतरण के उदाहरण कि किस तरह से हम कौन से वाक्य को किस वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। सरल से संयुक्त कैसे बना सकते हैं, संयुक्त से मिश्र कैसे बना सकते हैं, मिश्र से सरल कैसे बना सकते हैं, मिश्र से संयुक्त कैसे बना सकते हैं, संयुक्त से सरल कैसे बना सकते हैं। सब इधर उधर एक दूसरे में हौच पौच करके और बड़े अच्छे तरीके से हम सीख जाएंगे कि यस, रूपांतरण भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रश्न आएंगे कि इस वाक्य को इसमें बदलिए या इसको इसमें बदलिए, या वाक्य को आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा वाक्य है। वाक्य जब अपना एक रूप से दूसरा रूप परिवर्तित करता है तो वाक्य रूपांतरण होता है। इस प्रकार किसी भी एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया को ही वाक्य परिवर्तन कहा जाता है।
वाक्य के रूप को परिवर्तित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि उसके अर्थ में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन ना आए। क्यों? क्योंकि ये है रचना के आधार पर वाक्य भेद। मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा ना, सुना था आपने कि रचना के आधार पर वाक्य भेद का अर्थ है कि सिर्फ इनकी रचना या बनावट में ही अंतर आएगा। तीनों, सरल, संयुक्त या मिश्र, इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो सरल वाक्य का अर्थ है वही संयुक्त वाक्य का भी अर्थ होगा, वही मिश्र वाक्य का भी अर्थ होगा। बस इनकी बनावट में या इनकी रचना में फर्क आ जाएगा, अर्थ इनके सेम रहेंगे। देखिए हम उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे ये सरल वाक्य है, साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं। सरल वाक्य है, समझ में आया कि हाँ भाई साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं। अब मिश्र वाक्य में देखो, जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। क्या इसके और इसके अर्थ में कोई अंतर है? नहीं है, दोनों के अर्थ सेम है। समझ में आया? तो वाक्य कोई सा भी होगा, उनका अर्थ सेम ही होगा। अब है, असफल होने पर शोक करना व्यर्थ है। सरल वाक्य। मिश्र, जब असफल हो गए तो शोक करना व्यर्थ है, ये भी सेम ही है। कमाने वाला खाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा, वही है। उसका सब कुछ खो गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। चाहे आप सरल वाक्य देखो चाहे आप मिश्र वाक्य देखो, अर्थ दोनों का सेम है। अर्थात रचना के आधार पर जो वाक्य रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रचना या बनावट के आधार पर ही उनमें अंतर आता है, बाकी अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आता। निर्धन व्यक्ति कुछ नहीं खरीद सकता, तो जो व्यक्ति निर्धन है वह कुछ नहीं खरीद सकता। संतोषी आदमी जंगल में मंगल मनाते हैं, तो जो संतोषी होते हैं वे जंगल में भी मंगल मनाते हैं। कुछ लोग नाम के लिए दान करते हैं, तो कुछ लोग इसलिए दान करते हैं ताकि नाम हो सके। अर्थ वही है, अर्थ सेम ही है, इसका भी और इसका भी, इसका भी और इसका भी। बस लिखने के स्टाइल में, तरीके में, बनावट में अंतर है, इसलिए इनको रचना के आधार पर रखा गया है। इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। अब है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य। अभी हमने क्या देखा? सरल से मिश्र। अब देख रहे हैं मिश्र से सरल। संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं। संकट आने पर घबराना उचित नहीं, अर्थ सेम है। मैं नहीं जानता कि उसका जन्म कहाँ हुआ, मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता। जिन छात्रों ने परिश्रम किया है वे उत्तीर्ण हो गए, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। सिर्फ लिखावट में अंतर है, अर्थ सेम है। जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ पर अड़ियल ना हो, अड़ियल ना होकर दृढ़ होने पर ही जीवन की कृतार्थता है। अगर चीफ का साक्षात मां से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े, चीफ का साक्षात मां से होने पर कहीं लज्जित ना होना पड़े। सरल से संयुक्त। सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। सुरेश आ गया और सब प्रसन्न हो गए। सूर्य के छिपने पर अंधेरा छा गया, सूर्य छिपा और अंधेरा छा गया। मैं अपना शेष जीवन अमेरिका में बिताऊंगी। नहीं भैया, मैं तो गांव में ही बिताऊंगी, मतलब मैं जाऊं वही हूं, सेंटेंस पढ़ रही हूं। मैं अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। और एवं देख रहे हो आप कि संयुक्त में ये योजक शब्द लगे हुए हैं। प्रातः काल होने पर चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। प्रातः काल होता है और चिड़ियां चहचहाने लगती हैं। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। भोर हुई और हम लोग मुरादाबाद पहुंच गए। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या कर दी। संयुक्त से सरल। सुषमा आई और चली गई। सुषमा आकर चली गई। वे केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है। पढ़ने के अतिरिक्त वह लिखता भी है। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। तुम बाहर जाओ, गए और वह भी चला गया। तुम्हारे बाहर जाते ही वह चला गया। सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौटाना। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौटाना। सिनेमा छूट गया और प्रेक्षक घर जाने लगे। सिनेमा छूट जाने पर प्रेक्षक घर जाने लगे। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। रमेश आया और मोहन चल दिया। जैसे ही रमेश आया, अब देखो मिश्र वाक्य में जैसे ही, या तो, या मैं भी वहीं रहता हूं जहां तुम रहते हो, तो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी के लिए आप देखो ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। जो, वह, जब, तब या तो, ये है मिश्र वाक्य की पहचान, जो एक दूसरे पर निर्भरता या आश्रित बता रहे हैं।
रमेश आया और मोहन चल दिया, तो जैसे ही रमेश आया वैसे ही मोहन चला गया। विद्यार्थी परिश्रमी है तो अवश्य सफल होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। मनोरमा गाती है और राधा नाचती है। जब मनोरमा गाती है तब राधा नाचती है, तब की जगह तो भी हो सकता है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई वैसे ही ट्रेन चल पड़ी। ये देखो आप, जैसे ही वैसे ही। गांधी जी स्वराज चाहते थे और हमें मिल गया। गांधी जी जो स्वराज चाहते थे वह हमें मिल गया। यहां भी निर्भरता दिखाई है, जो और वह। यद्यपि तथापि संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। यद्यपि वह हर तरह के संकटों से घिरा था, यद्यपि निराश नहीं हुआ। अब है मिश्र से संयुक्त। ज्यों ही रात्रि के 12 बजे त्यों ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ये देखो, ज्यों त्यों, जैसे तैसे, जब तब, ये आते हैं मिश्र में। संयुक्त में और एवं तथा किंतु, और सरल में सिर्फ एक कर्ता क्रिया, कोई कंजक्शंस नहीं। मिश्र, जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। उसने मुझे देखा और खिसक गया। जैसे ही मैंने दूध पिया वैसे ही मैं सो गया। मैंने दूध पिया और सो गया। जिसका मुझे भय था वही हुआ, इसका मुझे भय था और यही हुआ। सरल का संयुक्त मिश्र वाक्य में परिवर्तन। अब देखो, तीनों वाक्य एक साथ देखो। आपको इसी तरह से पूछे जाएंगे। कोई भी एक सेंटेंस आ जाएगा और आपसे कहा जाएगा प्रस्तुत वाक्य को, मान लो सरल आ गया, प्रस्तुत वाक्य को मिश्र एवं संयुक्त में परिवर्तित करिए, तो आपको एक ही वाक्य को दोनों और में भी परिवर्तित करना होगा। सरल वाक्य है, कामायनी पुस्तक जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी थी। संयुक्त, यह कामायनी पुस्तक है और इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। यह जो कामायनी पुस्तक है इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। मैंने एक व्यक्ति देखा और वह दुबला पतला था। मैंने जो व्यक्ति देखा वह दुबला पतला था, या मैंने उस व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। दो सरल वाक्यों का साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। मेरे पास कामायनी है, इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। देखो, दो सरल वाक्यों का साधारण, संयुक्त और मिश्र में। मेरे पास जयशंकर प्रसाद की लिखी कामायनी है। साधारण, मेरे पास कामायनी है, ठीक है। और साधारण वाक्य क्या है? मेरे पास जयशंकर प्रसाद की लिखी कामायनी है। फिर मेरे पास कामायनी है और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मिश्र वाक्य, मेरे पास कामायनी है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। शशि परिश्रमी है, वह कक्षा में प्रथम आती है। परिश्रमी शशि कक्षा में प्रथम आती है। संयुक्त है, शशि परिश्रमी है और वह कक्षा में प्रथम आती है। चूंकि शशि परिश्रमी है इसलिए वह कक्षा में प्रथम आती है। उपवाक्य, अभी हमने देखा है संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, तीन प्रकार के देख लिए ना हमने। रिवीजन हो रहा है अब। संज्ञा उपवाक्य में हमने क्या देखा था? जो की से जुड़ा हुआ होता है, मतलब वह उपवाक्य जो प्रधान या मुख्य प्रिंसिपल वाक्य की संज्ञा या कारक के रूप में सहायता करे। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहां मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है। और संज्ञा उपवाक्य को अधिकांशतः की समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा जाता है। जहां पर की दिख जाएगा वहां पर मैक्सिमम टाइम, ठीक है, संज्ञा होगा। मैं नहीं जानता कि वह कहां है, इस वाक्य में वह कहां है, संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है। विशेषण, वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है, तो वह विद्यार्थी बीमार है। प्रधान उपवाक्य, जो कल अनुपस्थित था
विशेषण उपवाक्य विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। ध्यान से सुनना कि प्रधान उपवाक्य मतलब जिस कर्ता के बारे में जो बात की जा रही है, मतलब कर्ता के साथ साथ जो होगा वह प्रधान उपवाक्य होगा, और उसके बारे में जो विशेषता बताई जाएगी वो विशेषण उपवाक्य होगा। यह जरूरी नहीं कि विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में आए हुए किसी शब्द की विशेषता प्रकट करे। ध्यान से सुनना कि यह जरूरी नहीं है कि विशेषण उपवाक्य विशेषता बताए, यह अन्य उपवाक्य में आए शब्दों की भी विशेषता प्रकट कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा कि तुमने यह कलम खरीदी है जो बाजार में सस्ती है। मैंने कहा प्रधान उपवाक्य, कि तुमने यह कलम खरीदी है संज्ञा उपवाक्य। कहा क्रिया का कर्म जो बाजार में सस्ती है विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक। तो जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये उपवाक्य क्रिया, समय, स्थान, कारक, प्रयोजन, परिमाण बताते हैं, जैसे जब, जहां, क्योंकि, अतः, अगर, यद्यपि, सब कुछ। जब पानी बरसे खेत जोत डालना, समय बता दिया। जहां सज्जनों का मान होता है वहां लक्ष्मी निवास करती है, स्थान बता दिया। तो जहां मतलब ये कौन सा हो गया, समय बताया, तो ये कालवाचक आएगा। ठीक है, कालवाचक। अब यहां है जहां सज्जनों का, ये आ जाएगा स्थानवाचक। समझ आया? कारण, मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट में अधिक। कारण, प्रयोजन। ठीक है, मुझे पुस्तक दे दो जिससे मैं पाठ याद कर लूं। प्रयोजन। राम ने कठिन परिश्रम किया था, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। परिणाम, यदि मोहन यहां आएगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। शर्तवाचक। राम वैसा ही चतुर है जैसे कि तुम हो, तुलना कर दी। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे तुम लिखो, ये प्रकार हो गया। तो ये बहुत है इनमें। उपवाक्य में निम्नलिखित दो भेद होते हैं। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है, ये जरूर ध्यान में सुन लेना, क्योंकि प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, इनमें भेद मीन्स इनका अंतर हमें पता होना चाहिए कि प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है। तो प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। आश्रित मतलब समझते हो ना, डिपेंडेंट होता है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। मतलब इसके बाद की, जो, जिसे, इनके बाद यदि आएंगे वो होंगे आश्रित, और इनके पहले जो होंगे वो होंगे प्रधान। इतना ध्यान रख लो आप कि जो प्रधान उपवाक्य हैं वो इनसे पहले वाले हैं, और जो इनके बाद आएंगे वो आश्रित उपवाक्य हैं। मतलब आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः आदि से होता है, मतलब इनसे होता है, मतलब इनके बाद ही होता है। आश्रित उपवाक्य आरंभ, मध्य या अंत में भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधान उपवाक्य हमेशा प्रथम ही होगा या पहले ही लिखा होगा। ऐसा नहीं है कि आश्रित उपवाक्य लास्ट में ही होगा। स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, मिडिल में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं। जैसे अभिमन्यु परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। इस वाक्य का सरल वाक्य इस प्रकार बनेगा, अभिमन्यु परिश्रम करने पर अवश्य सफल हो जाता। यहां परिश्रम करता क्रिया रूपांतरित हो गई, यह आश्रित उपवाक्य है। दूसरी ओर सफल हो जाता क्रिया ज्यों की त्यों विद्यमान रही, यह प्रधान उपवाक्य है। मतलब सफल होता ये प्रधान है, और अभिमन्यु परिश्रम करता तो ये आश्रित है। उपवाक्य के भेद को समझने के लिए कुछ और उदाहरण दिए हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, इसमें गांधी जी ने कहा तो है प्रधान, और की के बाद है सदा सत्य बोलो, तो ये हो जाएगा आश्रित। यह वही व्यक्ति है जिसकी कल पिटाई हुई थी, तो इस वह व्यक्ति है प्रधान है, और जिसकी कल पिटाई आश्रित है। रोशन जो मुरलीपुरा में रहता है, हाँ वह मेरा मित्र है, तो जो रोशन जो मुरलीपुरा में रहता है, रोशन जो मुरलीपुरा में रहता है प्रधान है, और मेरा मित्र है।
गौरी अभिमन्यु की छोटी बहन है जो मुंबई में रहती है, तो ये छोटी बहन प्रधान है जो मुंबई में रहती है, आश्रित है। विविध और भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैंने सुना है सुरैया ने निकाह कर लिया, तुम जिसे चाहो चुन लो, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं प्रधान उपवाक्य के भेद, जैसे कि जिससे, जिसे, जिसको, जिसमें, ताकि, जो, जितना, ज्यों, त्यों, चूंकि, क्योंकि, यदि, यदि, यद्यपि, जब, यहां इत्यादि। ये सब हैं इसके प्रधान के मतलब पहले। अब है आश्रित उपवाक्य के भेद। संज्ञा है जो प्रधान वाक्य की संज्ञा की विशेषता बताता है, उसको संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि अभिमन्यु ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, तो यह संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। इस वाक्य में विशेषण उपवाक्य है, जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, ठीक है। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताई जाती है, जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यदि बोलना नहीं आता तो बोलने की कोशिश कीजिए, इस तरह से। अब है कालसूचक स्थानवाचक, ऑलरेडी वी हैव डन। कालवाचक कब, स्थानवाचक कहां, रीतिवाचक कैसे, परिमाणवाचक है ना हुआ, परिणाम या हेतु सूचक, ये सब है। प्रधान और आश्रित। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, वे सफल होते हैं जो परिश्रमी होते हैं। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से सुना है, समझा है, और नहीं समझा है तो एक बार और देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद भी यदि समझ में ना आए तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, मैं आंसर दूंगी जरूर, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हमारे व्याकरण का टॉपिक हुआ समाप्त। आशा करती हूं आपने सभी व्याकरण के जो भी टॉपिक्स हैं उनको ध्यान से सुना है, समझा है, क्योंकि यदि आदिकाल से हम देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो वहां भी व्याकरण की शिक्षा को सर्वप्रथम रखा गया था। क्यों? इसके माध्यम से हम अपनी वाणी में कुशलता, मतलब हम स्किल्ड हो जाते हैं, हम व्यवहार में कुशलता आती है, चाहे वो बोलचाल की भाषा हो या लिखित भाषा हो, उसमें हम कुशल हो जाते हैं। और जब व्यवहार में कुशल होते हैं तो सारे जो क्षेत्र हैं वो अपने आप हम अच्छे से कर सकते हैं। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंक इंश्योरेंस, सभी प्रकार की। बस आप तो आ जाओ मैग्नेट ब्रेन्स पर और देखो वीडियोस। समय का सदुपयोग करते हुए ध्यानपूर्वक वीडियोस देखिए। जिस भी विषय के आपको वीडियोस देखना है, जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो आपके सामने। अब लाली वर्मा मैडम है तो भाई हिंदी का ही कहूंगी मैं, तो आपको क्या देखना है, गोधूली के, वर्णिका के या फिर व्याकरण के वीडियो, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक कीजिए, प्रकट हो जाएंगी। और जो भी संबंधित जो भी विषय वस्तु होगी उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगी मैं, बिल्कुल आपकी लाली मैडम। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और मैं बस एक और बात कहना चाहूंगी कि शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका और हमारा रिश्ता बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।